हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्लस आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019। इन दोनों का जो निचोड़ होगा वो इस लेक्चर में देखेंगे हम। पूरा एमसीक्यू ओरिएंटेड होगा, जहाँ जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखें, एंड तक देखें, वरना इससे इंपॉर्टेंट अगर ये क्वेश्चन आपने लेक्चर नहीं देखा तो क्या पता आपके क्वेश्चन मिस हो जाएं जो एग्जाम में आए। तो ऐसी गलती कई बार बच्चे कर रहे हैं। अभी मेरे नॉलेज में भी आ रहा है तो बच्चे बताते सर वो स्किप कर दिया था, टाइम नहीं था, वो नहीं था, आवाज़ क्लियर नहीं थी। हाँ, कुछ लेक्चर्स में आवाज़ को ऊपर नीचे हो गया था, बट थोड़ा सा कॉपरेट आप कर लीजिए आज। अब देखिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस लेक्चर से। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका पहले बैकग्राउंड जानते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ आरटीआई, पहले जान लो क्यों है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। क्या होता है, हमारा जो सिटीज़न है वो क्या चाहता है, वो इंफॉर्मेशन सिक्योर करना चाहता है। कहाँ से चाहता है, जो इंफॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सर ये पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा। पब्लिक अथॉरिटी पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पीएसयू एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। यूपीएससी के एग्ज़ाम तक में पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाता, कौन कौन होता है, क्या नहीं होता है सब। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योर करने से क्या होगा बेटा, पर्पज़ क्या है इन्फॉर्मेशन सिक्योर करने का, इन्फॉर्मेशन लेने का। किस चीज़ को प्रमोट करता है ये इन्फॉर्मेशन, जो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट एंटिटी में आरटीआई लगा रहा हूँ तो उसका क्या पर्पस होगा, उस आरटीआई का क्या पर्पस होता है, वो क्या प्रमोट करती है आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को ये प्रमोट करती है मेरे दोस्तों। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। किसके थ्रू रहेगा, सरकार ने क्या इस्टेब्लिश करके दिया, सरकार ने इस्टेब्लिश क्या किया बेटे, इस्टेब्लिश किया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, टीआईसी बोलते हैं जिसको। दूसरा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, इन्फो लिख दिया मैंने। अब क्या होता है बेटा, ये जो हमारी आरटीआई है, हर एक सिटीजन को राइट है इंफॉर्मेशन लेने का। ये कहाँ है, ये किस चीज़ में माना जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाता है आपका। क्यों माना जाता है बेटा, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आरटीआई इसमें काउंट होता है। तो ये सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट भी बोलेंगे इसको, फंडामेंटल राइट भी है उसका, प्लस लीगल राइट भी है। ये तीनों चीज़ हैं इसमें। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट आर्टिकल के अंडर दिया हो, तो ये फंडामेंटल राइट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, लीगल राइट हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आ जाता है। सर जब आरटीआई नहीं थी तो क्या थी, तब था बेटा फ्रीडम ऑफ इन्फो 2002। तब भी हमको राइट था जानने का, बट एक सेपरेट सही से चीज़ें नहीं चल रही थी, इसी वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 लेके आया था। आइए अब हम चलते हैं आगे। हमने इसका पूरा ब्रीफ बैकग्राउंड देख लिया है, अब हम फटाफट चीज़ें देख लेते हैं कि क्या हुआ था। 11 मई 2005 को लोकसभा ने इसको पास किया, आरटीआई एक्ट 2005 को, ये बिल था उस समय। फिर 12 मई को 2005 ये राज्यसभा ने, लोकसभा, राज्यसभा ने किया। फिर
15 जून 2005 को हमारे राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति साहब ने प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली। 120 दिन के अंदर 120 दिन के अंदर ये एक्ट इनेक्ट हो गया। मतलब कितनी तारीख से? 12 अक्टूबर 2005 से ये एक्ट लागू हो गया। ये एक्ट बेटा होल ऑफ इंडिया लगता है एज ऑफ नाउ, होल ऑफ इंडिया लगता है। JNK लद्दाख भी आ चुका है इसके अंदर पहले, क्योंकि JNK में दूसरा RTI का एक्ट हुआ करता था, बट अब जब से 370 की धारा इन्वोक की गई तब से होल ऑफ इंडिया, अब होल इंडिया पर ये RTI एक्ट आपको बराबर लगेगा। अब आते हैं मुद्दे की बातें, फटाफट हम देखते जाते हैं समराइज वे में। ये हमने पूरा सब इसका कर लिया, जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम बताते जाते हैं। देखो अब ये बोला ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ेगी। पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है? पब्लिक अथॉरिटी जिसके बारे में हमने बोला कि पब्लिक अथॉरिटी जिसके कंट्रोल में इंफॉर्मेशन होती है, उससे हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं। कौन होता है पब्लिक अथॉरिटी? या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कहीं बनाई गई है या लॉ बनाया गया है, किसी पब्लिक अथॉरिटी किसी लॉ ने बोला है जो पार्लियामेंट ने बनाया लॉ, उसके अकॉर्डिंग हो। कोई अदर स्टेट लेजिस्लेचर हो, बाई नोटिफिकेशन दिए गवर्नमेंट ने, कोई नोटिफिकेशन के थ्रू, या कोई बॉडी ओन्ड है या कंट्रोल्ड है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसको फंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बात बराबर ही हो जाती है। तो वो चीज़ पब्लिक अथॉरिटी होती है। पब्लिक अथॉरिटी लाइक हमारा ICAI, ICSI, ये पब्लिक अथॉरिटी हैं। क्यों हैं? इसके अंदर एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट, आपने देखा होगा ICAI का एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट, बॉडी स्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक अथॉरिटी। एग्जाम्पल ICAI, ICSI, ICI कॉस्ट वाला, स्टेट लेजिस्लेचर या नोटिफिकेशन, या कोई बॉडी जिसको फंड प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो चीज़ पब्लिक अथॉरिटी होती है। ये UPSC में डेफिनेशन के बारे में MCQ में पूछ लिया गया था। रिकॉर्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड क्या क्या होता है? एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट या फाइल, एनी माइक्रोफिल्म मतलब फ्लॉपी, CD, DVD, वॉट एवर इट इज, एंड फेसिमल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब फैक्स, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेजेस एम्बेडेड इन माइक्रोफिल्म मतलब फ्लॉपी वगैरह में, किसी में पेन ड्राइव, जो वे में रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। फिल्म लिख दिया, फिल्म में सब कुछ कवर आता है, स्टोरेज मीडियम। एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, कोई भी चीज़ रिकॉर्ड जो इन चीज़ों में है वो रिकॉर्ड में आ जाता है। और ये रिकॉर्ड हम RTI में आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन क्या होती है देखना बेटे। इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स भी इंफॉर्मेशन में आ जाता है। इंफॉर्मेशन बड़ा है बेटा, रिकॉर्ड इसके अंदर है, रिकॉर्ड इसके अंदर है, इंफॉर्मेशन ये है। इंफॉर्मेशन के अंदर रिकॉर्ड भी इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियन, एडवाइजेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डेटा, मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चाहे हार्ड कॉपी में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये सब कुछ आपका इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। हम क्या बोलते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, मेमो, तो कुछ भी हो, मतलब इन चीज़ों में से ये सब कुछ आ जाता है। इसमें सब कुछ कवर कर लिया जाके, सब कुछ कवर कर लिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन द राइट टू इन्फॉर्मेशन असेसेबल अंडर दिस, मतलब मेरे पास इन्फॉर्मेशन असेस होने की पूरी राइट है, हक है, मैं ले सकता हूँ, विच इज़ हेल्ड बाय अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। मैं ये इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिक अथॉरिटी, ये वाली पब्लिक अथॉरिटी से ले सकता हूँ, इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकता हूँ, इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, नोट्स ले सकता हूँ, सर्टिफाइड कॉपी ले सकता हूँ, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन मैं इसमें भी ले सकता हूँ, वीडियो कैसेट इन सब में भी ले सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैं कुछ फीस पे करूँ जो प्रिस्क्राइब रहती है इसके अंदर।
थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूडिंग अ पब्लिक अथॉरिटी। थर्ड पार्टी मैं बताऊंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। चलो अभी बता देता हूँ क्या होता है। हमने एफसीआई में आरटीआई फाइल करी। बताओ एफसीआई आपका जैसे मैंने नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने बेटे आपकी तरफ एफसीआई, और एफसीआई एक चीज बताओ, आपका मिनिस्ट्री जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग में आते हैं ये लोग, तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ फूड में कब लास्ट वैकेंसी आई थी? फॉर एग्जांपल एक तो एफसीआई ने पूछा, एफसीआई से पूछा नंबर ऑफ एप्लीकेंट एफसीआई एजीएम के मुझे बताओ, प्लस ये बताओ जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग, मतलब एफसीआई को ही फाइल कर दी जाके हमने कि हमें एफसीआई एजीएम को बताओ, प्लस अब डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग का बताओ कि लास्ट वैकेंसी कब निकली थी। अब वो कहेगा यार ये तो मैं दे दूंगा, ये तो थर्ड पार्टी, मतलब मेरा डिपार्टमेंट ये थर्ड पार्टी हो जाएगा। तो यहाँ एफसीआई क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट को भेज देगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देगा थर्ड पार्टी के अंडर। और कब फॉरवर्ड की जाती है? विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है थर्ड पार्टी को। और जब थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करते, आरटीआई का डिस्पोजल भी देख लेते हैं एक बार। आरटीआई का डिस्पोजल कैसे होता है बेटा? सीपीआईओ होता है हमारा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो एक हर एक पब्लिक अथॉरिटी में होता है। आईसीआई के अंदर भी एक सीपीआईओ है। सीपीआईओ से हमने कोई इन्फॉर्मेशन कॉल की तो 30 डेज में उसको निपटारा करना। अगर सीपीआईओ से असिस्टेंट सीपीआईओ पे गई तो 35 डेज में निपटारा करना है। अगर थर्ड पार्टी की चीज़ आ गई, जैसे बताया थर्ड पार्टी से कोई इन्फॉर्मेशन कॉल की तो उस केस में 40 डेज का रूल है। 40 डेज में आरटीआई का डिस्पोजल करना है एज पर रूल। अगर इन प्रिस्क्राइब डेज में आपने रिप्लाई नहीं दिया बंदे को या रिफ्यूज कर दिया जेन्युइनली, तो ये माना जाएगा आपने रिफ्यूजल किया, आपने डिनाइल किया। डिनाइल है, डिनाइल किससे? डिनाइल टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इस केस में आपने कर दिया और जेन्युइन निकला, इस केस में पेनल्टी लगती है। मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर इंटरनल देखते चलेंगे। पेनल्टी लगती है सीपीआईओ या जो भी और कंसर्न होगा, जो आपका सीपीआईओ, असिस्टेंट सीपीआईओ या थर्ड पार्टी हो गया इसके अंदर, तो इसमें 250 रुपीज़ पर डे अप टू मैक्स 25,000। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि पर्सनल सैलरी से डिडक्शन होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, पर्सनल सैलरी से डिडक्शन होता है। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो डेबिट गुरु ऐप में आरटीआई का पूरा लेक्चर देख सकते हैं। अपने कोर्स सब्सक्राइब करिए, आपको पूरा मिल जाएगा। अब चलिए हम अंदर की चीज देखते हैं। पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या जिम्मेवारी यहाँ आ जाती है, ये तो भूल जाइए। 120 डेज को तो पहले हो चुका कि जब से आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल हो उसके 120 दिन के अंदर आपकी यहाँ ये रूल एप्लीकेबल होना चाहिए, एक्ट। इससे क्या होगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये कहेगा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ड्यूटीज पावर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज। आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ आरटीआई के अंदर। आप एफसीआई की साइट पे या कोई भी एफसीआई और जीआईसी और एनी अदर में जाएंगे तो आपको हु वी आर में आ जाएगा कि हमारे अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। चलो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वो दिखती है।
देखिए एफसीआई की साइड पे हम गए, जैसे हमने देखा ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, एफसीआई इज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो उनको क्या ऑब्लिगेशन है, अपनी एम्प्लॉइज जो उनके की एम्प्लॉइज उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ उनको बताना है। तो अबाउट उसमें आए, देखो अबाउट उसमें क्या क्या, ओवरव्यू, ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, हाई लेवल कमेटी, विजन मिशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आरटीआई का पार्ट है। आरटीआई का क्यों पार्ट है, क्योंकि आरटीआई ने बोला है कि पब्लिक अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एफसीआई ने ये चीज़ एप्लीकेबल करके रखी है। आप कोई भी पीएससी की साइड पे जाएंगे, ये चीज़ें आपको पूरी मिल जाएंगी, पूरा उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर विजन मिशन सब कुछ मिलेगा आपको इस चीज़ पे। देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है, पूरा लेक्चर देखना तो डेविड गुरु ऐप पे आप देख लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर एक पब्लिक अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोलते हैं सीपीआईओ, तो उसको डेजिग्नेट करे। एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू डेजिग्नेट इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, हर जगह उसको लगाना है भैया ये अपने सीपीआईओ, क्यों लगाना, ताकि इन्फॉर्मेशन दे, बस इसका इतना है। सेक्शन 5, no reason to be given by person making request for information except those that be necessary for contacting him, रीजन नहीं देनी पड़ेगी, मुझे क्यों चाहिए रीजन, मुझे इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए, कारण बताओ, रीजन को जस्टिफाई करो, ऐसा नहीं होता भाई, रीजन को देना किसको, मैं अगर एप्लीकेशन लगा रहा हूँ एफसीआई में, देन आई डोंट नीड टू कोट रीजन, रीजन क्यों नहीं देना, नहीं तो फिर अगर रीजन देने की जरूरत पड़ जाए फिर तो डिस्क्रिशन हो जाएगा पब्लिक अथॉरिटी का कि मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी, इसलिए रीजन को देने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ये चीज मैंने बता दी आपको। 30 डेज में देना, असिस्टेंट पीआईओ के पास गया 35 डेज, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 40 डेज, 48 आवर्स कहाँ, अगर किसी की लाइफ लिबर्टी की बात आ जाए, जीने मरने की बात है, उसको रीजन होना चाहिए, 48 आवर्स के अंदर उसको रिप्लाई आएगा विद इन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन पोर्टल में जा सकते हैं आरटीआई के, वहां आप आरटीआई फाइल करिए, मैं आरटीआई फाइल करना भी आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। आरटीआई की साइट पे गए, RTIonline.I हैव रीड ऑल द गाइडलाइंस, पढ़ा, इसके बाद मैं अपनी मिनिस्ट्री चूज़ कर लूँगा, जैसे मुझे मिनिस्ट्री चूज़ करनी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके अंदर एफसीआई आ जाएगा, एफसीआई, अपना नाम पता सब कुछ यहाँ भरिए आप, इसमें अपना टेस्ट डालिए, क्या आपको दिक्कत है या कोई पीडीएफ अटैच करनी है वो कर लीजिए। एक सजेशन दूंगा, फाइल करने से पहले कई बारी आपकी बड़ी एप्लीकेशन होती है तो आप उसको कॉपी पेस्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि कई बारी फेल हो जाता जाके आरटीआई फाइल और फिर इतना बड़ा आपका जो मैटर टाइप होता वो चला जाता, तो कॉपी पेस्ट करके रख लो, फिर सबमिट करो, अगर नहीं होता तो फिर आपको वापस से डेटा सबमिट नहीं करना पड़ेगा, डेटा टाइप नहीं करना पड़ेगा, और 10 रुपये यहाँ लगेंगे आपके। अगर बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के यहाँ आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, अपना सर्टिफिकेट अटैच कर देना है तो 10 रुपये नहीं लगेंगे, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, सरकारी के थ्रू है, 10 रुपये में आपके घर पे क्या आपके मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये इसका फ़ायदा है। बोलिए मज़ा आ गया सर, ये तो हम तो अभी आरटीआई फाइल कर देंगे, मैं समझ गया आपकी भावनाएं। ड्यूटीज़ ऑफ पीआईओ, पीआईओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने क्या बोला था कि उसको मदद करनी, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एप्लीकेंट तक पहुंचानी है। क्या होता है जनरली, जैसे कि एफसीआई में एक सीपीआईओ साहब होंगे, सीपीआईओ होंगे, उनके पास एप्लीकेशन गई कि भैया फलाना फलाना एफसीआई एजीएम में कितनी एप्लीकेशन गई, अब उनको थोड़ी ना पता है, वो क्या करेंगे, वो एचआर को भेज देंगे, एचआर कंसर्न को, कि भैया प्लीज़ इसको रिस्पॉन्ड करिए, तुरंत उसका जितने जल्दी हो सके आप इस पर रिस्पॉन्स करिए, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं। एचआर वाला लिखेगा अपनी, एचआर वाले के पास पहुँचेगा, एचआर तुरंत उस पर लिखेगा, जब भी उनको सबको पता है भैया ड्यू रीजनेबल टाइम में उनको रिप्लाई करना है, तो एचआर इनको दे देगा, एजीएम को, भाई साहब सीपीआई को दे देगा, सॉरी कि इतनी एप्लीकेशन आई है, तो सीपीआई क्या करेगा, हमको फॉरवर्ड कर देगा, साइन करके फॉरवर्ड कर देगा, सीधी ले जाओ, लो इन्फॉर्मेशन ही आ गई आपकी, ठीक है। और अगर इसमें थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बताया था एफसीआई में फाइल करी और दूसरे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ये अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्वॉल्व है, तो थर्ड पार्टी को विद इन 5 डेज
फॉरवर्ड करना है उनको, विद इन 5 डेज हमको फॉरवर्ड करना है, 30 दिनों में इसका निष्पादन करना है, डिस्पोज करना है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, 48 आवर्स में लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो तब करना है। जब रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो, तो पीआईओ को क्या करना है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को रीज़न बताना है क्यों आपकी इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट की जा रही है, और जो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ इस डिसीजन के खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं। किसको फाइल करेंगे, उसका नाम, पता प्लस ड्यूरेशन बताएगा कि आप इन फलाना इंसान को फलाना एड्रेस पर आप अपील फाइल कर सकते हैं, इतने ड्यूरेशन में आपको अपील फाइल करनी है। रीज़न भी बताएगा क्यों, कि इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंशियल है, या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है चीज़, तो अननेसेसरी आप हमको मांग रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए वो मना कर सकते हैं और रीज़न देना होगा। और अगर आपको लगता है ये गलत झूठ बोल रहे हैं, फाइल द अपील टू द कंसर्न पर्सन, आप जो नाम वो देते हैं उसको फाइल करें। ऑनलाइन तो सबमिट फर्स्ट अपील ऐसे ही हो जाता है। पढ़िए, जो मांगा गया सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी डिसीजन का रीज़न देगा, जो नेम एंड डेजिग्नेशन होगी सीपीआईओ कौन क्या है, या कोई फ़ीस, कोई अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मांगे तो उसकी फ़ीस बताएगा, इतनी इतनी फ़ीस लगेगी, तो आप ये फ़ीस सबमिट करिए और ले जाइए। और उसके राइट बताएगा, अगर कोई रिजेक्ट करता है, कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है सीपीआईओ राइट बताएगा। राइट क्या बताएगा कि आप अपील फाइल कर सकते हैं मेरे इस डिसीज़न के खिलाफ, किसके पास, मिस्टर XYZ, एड्रेस पूरा उसका दे देगा, डेजिग्नेशन दे देगा और ड्यूरेशन बता देगा। इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसी ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, RTI कहाँ पे एग्जम्प्ट है, आप मांगेंगे तो भगा देंगे आपको, भाग यहाँ से। कहाँ, जहाँ अपने देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन दूसरे कंट्री से, यही सब है जो पढ़ते थे हम। इन्फॉर्मेशन, कोर्ट ने मना किया कि इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉमर्शियल सीक्रेट्स हैं, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है, कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर तुम दे दोगे तो सरकार का नुकसान हो जाएगा, प्रॉफिट वगैरह चला जाएगा। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, किसी मतलब विश्वास टूट जाए पार्लियामेंट के, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। वुड कॉज मतलब मना की है, अगर डिस्क्लोज कर दे तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को प्रिविलेज होता है। इन्फॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस मतलब ट्रेड सीक्रेट बाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वेयर डिस्क्लोजर वुड हार्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन। यहाँ एक एग्जांपल दूंगा ICAI का। ICAI क्या करता है, ICAI ये हमारा पावर ग्रिड का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसने जो मैंने कॉल की थी कि भाई क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, पास्ट ईयर पेपर दे दीजिए, पास्ट ईयर पेपर दे दीजिए, तो पास्ट ईयर पेपर में वो इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर देते हैं। कौन से सेक्शन में करते हैं, इसी सेक्शन में, इसी सेक्शन 8 में ये रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, कहते हैं हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है भाई साहब इसके ऊपर, पेपर के ऊपर। मैं आपको दिखा सकता हूँ RTI पावर ग्रिड की, अभी निकालनी पड़ेगी, बट मेरे कुछ पुराना लेक्चर होगा उसमें देख सकते हैं, जहाँ पावर ग्रिड ने मना किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हम नहीं देंगे। बाबा जी को ठुल्लू, कोई इंफॉर्मेशन मिली फॉरेन गवर्नमेंट से हमको कॉन्फिडेंस में कि भाई चुपचाप रखना, वो नहीं दे सकते हम। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर विच इंडिजर फिजिकल सेफ्टी, मैंने कॉपी चेक, आपकी ICAI ने कॉपी चेक करी, आप फेल हो गए ICAI के चेक करने, आपने IT मारी, ये बता ये कॉपी किसने चेक करी, इसका नाम पता मुझे बता। अगर ICAI आपको नाम पता बता देगा और उसने आपको 39 पे दिए मार्क्स, तो आप उसको कितनी कुटाई करोगे, आप उसको भर भर के मारोगे जाके उसके घर पे। तो भाई साहब ये ऐसी इन्फॉर्मेशन से माप, ऐसी इन्फॉर्मेशन सरकार बोलती नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देना, बेचारा मरमुरा जाएगा इंसान वो। तो बच्चे को वैसी खुन्नस रहती, बच्चा पहुंच जाएगा मानने। इंडिविजुअल लाइफ, फिजिकल सेफ्टी, आइडेंटिफिकेशन, जब तक कोई पब्लिक इंटरेस्ट ना हो बहुत बड़ा, कि बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट, बताओ ये है क्या, इंडिविजुअली इंटरेस्ट पे थोड़ी ना बताई जाएगी। इन्फॉर्मेशन डेट वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, CBI CID वॉट एवर इट इज़, उसको इम्पैक्ट कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देना भाई बिल्कुल मत देना।
कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशंस होते हैं, आदान प्रदान होते हैं डॉक्यूमेंट्स के मंत्रियों के बीच, तो उनको नहीं देना, वो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, उनको एग्जम्पशन दी गई है। प्रोवाइडेड दैट डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द रीजन देयर ऑफ एंड द मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन वर टेकन वर शैल बी मेड पब्लिक आफ्टर द डिसीजन हैज बीन टेकन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो भी चीज़ें हैं, अगर डिसीजन अभी नहीं हुआ है, उस प्रोसेस की हम जानकारी ले रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है, तो और डेलिब्रेशंस वगैरह हैं उसके अंदर, तो मतलब रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और वो डिसीजन इन प्रोसेस है, तब वो इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं जाएगी। वो डिसीजन हो गया, रेलवे ने बोला हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, फिर हम पूछ सकते हैं उनसे, अगर रेलवे ने बोला ये ट्रेन प्राइवेटाइजेशन करें, तो हम उनसे आरटीआई से कॉल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, क्या क्या चर्चाएं हुई, बताइए, तो फिर वो दे देंगे, क्योंकि डिसीजन हो चुका है। देन दे कैन डिस्क्लोज दैट। Provided further that those matter which comes under the exemption specified in this section shall not be disclosed. Personal information which would cause invasion of privacy unless larger justifies it. मतलब मैंने क्या बोला, पब्लिक इंटरेस्ट हो तभी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन देंगे, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, भैया बताना जरूरी है कौन है, वरना इंडिविजुअल नहीं, भैया कॉपी किसने चेक करी बता, अभी तो मानने जा रहा मैं, या 59 है, एग्जामिशन से एक नंबर, एग्जामिशन एक नंबर से चूक गई और 200 नंबर नहीं आ पा रहा, तो भैया वो तो मानने जाए, कम से कम एक तो पेपर में एग्जामिशन मिले मुझे। पार्शियल रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट भी कर सकता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज बीन empowered टू रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वेयर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ कॉपीराइट सबसिस्टिंग इन अ पर्सन वुड बी इन्वॉल्व। जहां कॉपीराइट का, ये याद रखना, कॉपीराइट, सिर्फ कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है तो सेक्शन 9 में उसको रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्शन है। सेक्शन इज ऑल अबाउट एग्जम्पशन। पार्शियल डिस्क्लोजर भी दे सकता है, इतनी इतनी इंफॉर्मेशन है उतनी ले लो। अब आरटीआई से कौन कौन एग्जम्प्टेड है मेरे भाई, आरटीआई से कौन कौन एग्जम्प्टेड है? इंटेलिजेंस, आईबी, रॉ, रॉ का फुल फॉर्म पता है किसी को? रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इतनी ये सब चीज़ों को एग्जम्पशन है भैया, मरमुरा जाएंगे लोग बात। अब क्या बोला है सीआईसी गवर्नमेंट ने, क्या बोला है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। इनको कौन अपॉइंट करेगा? इनको कौन अपॉइंट करेगा? देखो, पीएम की कमेटी होगी, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, किसकी रिकमेंडेशन पर? पीएम, राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, ओके ओके ओके, पर उसकी रिकमेंडेशन कौन कौन करेगा? तो वो कमेटी रिकमेंड करेगी जिसका चेयरमैन पीएम साहब होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उसके अंदर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दिया पीएम साहब ने कि भैया तुम इस कमेटी में बन रहोगे और मैं चेयरमैन रहूँगा, वो कमेटी रिकमेंड करेगी भैया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन कौन होंगे। ये टोटल 10 होंगे, इन टोटल 10 होंगे ये। और इनका टेन्योर बेटा 3 साल का होगा, 3 इयर्स का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू द ऑफिस। ये अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, पहले 5 साल हुआ करता था, 5 साल हुआ करता था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का टेन्योर 3 इयर्स है और इनकी सैलरी क्या है? 2.5 लाख सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पर मंथ है और 2,25,000 अप टू। ये चीफ साहब की, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की चीफ मतलब एक ही होगा, ये है सेंट्रल इन्फो कमिश्नर। ऐसे स्टेट का होता है, वही सीएम उसके चेयरमैन होंगे, उसके बाद अपोजिशन लीडर होगा, अपोजिशन लीडर भी उसके अंदर होगा, सीएम चेयरमैन होगा, मेंबर कौन कौन होगा? अपोजिशन लीडर का होगा, प्लस कोई कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट का होगा जो नॉमिनेट करेगा, स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ, स्टेट कमिश्नर प्लस स्टेट
इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये भी 10 होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। और इनकी सैलरी 2,25,000 है दोनों की, पर मंथ दे के रखी एक्ट में, नया जो आया है। और इनका 3 ईयर का टेन्योर होगा और 65 साल तक ही अपॉइंट होंगे। 65 साल से कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बन जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे बनने से। ये बोला मैंने। यहाँ एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, पर डीओपीटी का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए टेन्योर, ये टेन्योर 3 साल का इनने कर दिया है, CIC या स्टेट जो भी हो, सबका 3-3 साल इनने कर दिया। 2.5 लाख चीफ का और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का 2,25,000। ये एक्ट कब आया? अमेंडमेंट 24 अक्टूबर 2019 को गैजेट में पब्लिश हो गया था। और ये CIC बेटा कौन होगा? चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होंगे बेटे? एक बार देख लीजिए। बहुत नॉलेज होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म। कॉमर्स तो मैंने ऐड कर दिया। इन सब में बहुत महारती हासिल होगी तो वो CIC बनेगा। अगर इतनी महारती है तो CIC क्यों बन रहा है भाई? खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर लो ना, मजाक कर रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं। पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का क्या होता है? द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैज अ ड्यूटी टू रिसीव कंप्लेन। रिसीव कर रहे हो, उनकी ड्यूटी है कि वो रिसीव करें, अगर उन्हें मिल रही है तो रिसीव करें, रिसीविंग दें। हु हैज़ नॉट बी एबल टू सबमिट एन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज द PIO हैज़ बीन नॉट अपॉइंटेड। अगर PIO अपॉइंट नहीं हुआ है कहीं तो सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास चली गई है शिकायत, तो उसको रिसीव करेगा और देखेगा। जिसने रिफ्यूज़ करी है, डिनाइल किया है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये सब कारण, फीस गलत चार्ज कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनकम्प्लीट दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, मिसलीडिंग दे रहा है, ये सब चीज़ें सेंट्रल और स्टेट देखेगा, सेंट्रल और स्टेट कमीशन देखेगा, इंफॉर्मेशन कमीशन, और इन पे कार्रवाई करेगा। सेक्शन 18 बोलता है सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की एक सिविल कोर्ट की जैसी पावर है। अपीलेट अथॉरिटी, अगर आपको PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जैसे FCI में इंफॉर्मेशन आपने कॉल की और उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट अपील वहीं के वहीं फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज डिले भी कंडोन हो सकता है कोई रीजनेबल कारण की वजह से। अगर फर्स्ट अपील होने के बाद फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं तो सेकंड अपील आप स्टेट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कर सकते हैं विदिन 90 डेज ऑन विच डिसीजन वॉज गिवन और शुड हैव बीन मेड। जिस दिन डिसीजन हो गया है उस तारीख से लेके 90 डेज के भीतर, ये याद रखना। यहाँ है विदिन 30 डेज रिसिप्ट ऑफ डिसीजन, यहाँ क्या है? विदिन 90 डेज ऑफ द डेट ऑन विच डिसीजन वॉज गिवन, जिस दिन दे दिया, मतलब रिसीव नहीं है, रिसीव नहीं बोला इन्होंने, दे दिया। अगर तारीख यहाँ 19 डली है, अगर तारीख 19 डली है लेटर पे और रिसीव हो रहा है 22, 3-4 दिन बाद, तो आपकी 19 से 90 डेज काउंट होंगे। याद रखना, यहाँ घुमा सकता है क्वेश्चन। थर्ड पार्टी अपील क्या होता है? जो मैंने बताया था थर्ड पार्टी का, अगर किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन, मतलब FCI से कॉल करी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की भी उसमें इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें थर्ड पार्टी भी अपील कर सकता है। थर्ड पार्टी अपील कर सकता है PIO के डिसीजन के ऊपर। कोई PIO ने डिसीजन दे दिया हो उसकी वजह से वो अपील फाइल कर सकता है विदिन 30 डेज बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है 30 डेज के अंदर, विदिन 90 डेज ऑफ द। और उसके बाद सेकंड अपील जो मतलब सेकंड अपील इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब स्टेट या सेंट्रल के पास कर सकता है। कब कर सकता है? विदिन 90 डेज ऑफ द फर्स्ट। अगर फर्स्ट अपील क्या होगा? देखो यहाँ थर्ड पार्टी हुए, थर्ड पार्टी PIO, इसने डिसीजन दे दिया थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी खुश नहीं है, थर्ड पार्टी क्या करेगी? फर्स्ट अपील कब कर सकती है? 30 डेज रिसिप्ट ऑफ डिसीजन। उसके बाद फर्स्ट अपील का ऑर्डर आया, खुश नहीं है, तो विदिन 90 डेज कमीशन को, चाहे सेंट्रल या स्टेट, किसी को भी कर सकते विदिन 90 डेज ऑफ डिसीजन गिवन।
इसमें कुछ और लिखा है यार, डिसीजन मस्ट बी filed within 30 days before the first appellate authority and within 90 days of the decision of, हाँ ये तो है डिसीजन ऑफ द, डिसीजन जिस दिन हो गया उस दिन से 90 डेज निकाल लिए जाएंगे। और इसमें क्या बोला, बर्डन ऑफ प्रूविंग द डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज जस्टिफाइड, मतलब सब जिम्मेवारी बर्डन पीआईओ के ऊपर है कि डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन का, बर्डन ऑफ प्रूविंग द डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रूव करना पड़ेगा पीआईओ के ऊपर डाल दी। फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट, फर्स्ट अपील 30 डेज के अंदर डिस्पोज कर देनी चाहिए, मैक्स टू मतलब 45 दिन में हो सकती है और 15 दिन का, और रीजन रिकॉर्ड करने के बाद टाइम पीरियड कुड बी एक्सटेंडेड बाय 15 डेज इफ नेसेसरी। पेनल्टी मैं आपको पहले बता चुका, 250 रुपये पर डे अप टू 25,000 पर्सनल सैलरी से जाता है। पीआईओ लायबल होता है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, लोअर कोर्ट इसके बारे में नहीं लेता, सीधा हाई कोर्ट में जाती हैं चीज़ें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। रूल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 26 कंटेम्पलेट द रोल ऑफ इफ ऑथराइज, ये तो सब बकवास है। जो मेन था आपका वो अपन ने डेज देख लिया, विद इन 30 डेज पीआईओ करेगा, असिस्टेंट सीपीआईओ 35 दिन में करेगा, इसके बाद 40 दिन में थर्ड पार्टी वाला इन्वॉल्व हो, उसके बाद अपील वाला आ जाता है, अपील कर सकते हैं 30 डेज़ में फर्स्ट अपील को। सेकंड अपील हम करते कमीशन को, सेकंड अपील किस में करते 90 डेज़ में ऑफ डिसीजन गिवन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो मेरी छूट गई थी, सिर्फ एक लाइन की है। चलिए एक चीज़ हम बताना भूल गया था, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है कि थर्ड पार्टी को, ये मैंने बताया था थर्ड पार्टी को विद इन 5 डेज वो फॉरवर्ड कर देगा जाके, मतलब मैंने एफसीआई में फाइल करा कि मुझे बताओ एजीएम अकाउंट में कितने एप्लीकेंट हैं, प्लस ये बताओ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या लास्ट वैकेंसी कब निकाली थी, कब वैकेंसी निकाली थी। तो वो क्या करेगा, यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो थर्ड पार्टी को विद इन 5 डेज ट्रांसफर कर देगा। बट थर्ड पार्टी को भी एक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा कि वो क्या बोला पीआई को समक्ष विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। अगर पीआईओ ने थर्ड पार्टी को भेजा, भैया नोटिस दे दिया कि भैया इन्फॉर्मेशन दो, तो वो थर्ड पार्टी के पास 10 दिन का टाइम होगा अपनी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि भैया ये हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अपने डिसीजन लेने से पहले हमारी पॉइंट ये याद रखना, अगर इन्फॉर्मेशन देना होगा थर्ड पार्टी को दे देगा, अगर ऑब्जेक्शन होगा तो अपनी रिप्रेजेंटेशन विद इन 10 डेज वो पीआईओ को समक्ष फाइल कर देगा। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आपका सपोर्ट बना रहेगा, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो ये ग्रो करेगा, ग्रो करूँगा तो मैं आपके पास डेली वीडियोस लेके आ पाऊँगा। आप मोटिवेशन रहेगा आपके लिए, आपके लिए काम करने के लिए, और मोटिवेशन तो फील हो गई अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल ग्रो करेगा, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो एट द एंड हम बढ़ेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू गाइस, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद जय हिंद।